हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू लेक्चर 4 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है और जनरली स्टूडेंट्स इसको बहुत डिफिकल्ट उनको लगता है, लेकिन अगर इसको हम ठीक से समझें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। तो हम इसको समझने के लिए पहले कुछ और बातें हमें समझना पड़ेगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सबसे पहले फंक्शन जो वर्ड है वो फंक्शन का मतलब क्या है। उसके बाद जब एक फंक्शन हमें समझ में आ गया कि फंक्शन क्या है, उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, पहले हमें ये देखना पड़ेगा। और अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसका मतलब इस बात से तो ये लग रहा है, आपने हमेशा देखा होगा बुक्स में या पढ़ा होगा tan इनवर्स थीटा, cos इनवर्स थीटा। तो यहां से ऐसा लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, पर क्या ये हमेशा एग्जिस्ट करता है और एक पर्टिकुलर या नहीं, ये सब बातें हमें सारे क्वेश्चंस को दिमाग में रखकर हम ये सारा कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ फंक्शन। सेकंड, व्हेन इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट। ठीक है, फिर हम थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक मैट्रिक इनवर्स पे आएंगे। तो ये 3 क्वेश्चंस हम एड्रेस करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट इज अ फंक्शन, उससे पहले हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं और जाते हैं शुरू के चैप्टर्स पे अपने रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, जिसके लिए मेरे पास 2 सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, लेट अस टेक 1, 2 एंड 3, और इसमें भी मैं कुछ और एलिमेंट्स लेती हूं, ए बी एंड सी। अब ये एलिमेंट्स, ये 1 किसी को भी मैप कर सकता है, कोई भी रिलेशन हम लिख सकते हैं। 1 कैन बी रिलेटेड टू ए, 1 कैन बी रिलेटेड टू बी, 1 कैन बी रिलेटेड टू सी। तो क्या और पॉसिबल रिलेशंस हैं? 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c। So these are all the possible relations. So basically हम क्या कर रहे हैं, इन एलिमेंट्स को इस सेट के एलिमेंट्स पर मैप कर रहे हैं। ओके, और इन जनरल में इसको बोलते हैं रिलेशन। ओके, so this can be related to A, this can be related to B and C and so on. So every type of possible relations can be there. Now क्या हर रिलेशन फंक्शन है? नहीं। So what is the definition of a relation when we call that relation as a function? हम कब उस रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे? तो उसकी डेफिनेशन है कि अ फंक्शन और अ रिलेशन f from set A to set B is said to be a function। हम किस रिलेशन f को फ्रॉम अ सेट A to B फंक्शन बोलेंगे when every element in set A has a unique image in set B। या कि इसका मतलब क्या है कि हर एलिमेंट की
हैज ओनली वन एंड वन इमेज इन सेट बी। क्या मतलब हुआ इसका कि वन की इमेज जो जिस एलिमेंट्स पर हम सेट बी के एलिमेंट्स पर हम सेट ए के एलिमेंट्स मैप करते हैं उसको हम इमेज भी बोलते हैं। ओके, सो दीज एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर द इमेजेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ओके, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर समझते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए has one and only one image, ओके, सो इसका क्या मतलब हुआ कि एक रिलेशन f फ्रॉम सेट A टू सेट B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये एलिमेंट A से मैप है, B से, C से, तब क्या होगा, एलिमेंट 1 की इमेज A भी हुई, B भी हुई, C भी हुई। इसका मतलब दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है। सो फंक्शन की क्या पॉसिबिलिटीज है, ये 1 है। सो एवरी एलिमेंट 1 की इमेज सपोज A है, ये हो सकता है कि 2 की इमेज भी A हो, 3 की इमेज C हो, ये हो सकता है कि 1 की इमेज भी A है, 2 की इमेज भी A है, देन इट इज सेटिस्फाइड, इट इज अ फंक्शन। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 1 की इमेज A है और 1 की इमेज B भी हो। 2 elements can have the same image. So every element of set A has one and only one image in set B. This is my definition. This is the definition of function. Okay. अब हमें ये समझ में आ गया कि रिलेशंस तो बहुत सारे डिफाइंड हैं, लेकिन फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए कि every element of set A has only one image in set B, one and only one image. ऐसा भी हो सकता है कि सपोज बी किसी की इमेज नहीं है। ओके, नाउ अगर मैं एक फंक्शन ऐसा लेती हूं जब सेट बी के सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी की इमेज है। ओके, तो कैसा पॉसिबल है, फॉर एग्जांपल यहां पे 4 है, 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, 1 एंड 2 की इमेज A है, 3 की C है, B की 4 की B है। ओके, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट B आर इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ सेट A, कोई भी मतलब कि कोई भी एलिमेंट सेट B में खाली नहीं है, तो सच काइंड ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड एज onto functions. These are some important terminology which we require in order to understand the inverse. ओके, मैं सिर्फ आपको वो चीजें बता रही हूं जो कि हमें वहां तक पहुंचने में हेल्प करेगा। सो फंक्शन, सो दिस इज क्लियर। तो नाउ आई एम टेलिंग यू वन स्पेशल फंक्शन। सो दिस इज अ फंक्शन, और मैं एक और सेट यहां बना देती हूं, 1 2 3 4, सेट बी, सेट ए बी सी डी। ओके, 1 की इमेज ये है, 2 की भी ये है, 3 की बी है, ओके, 4 की डी है, सी किसी की इमेज नहीं है। ओके, दिस इज अ फंक्शन। ओके, दिस इज अ फंक्शन। लेकिन अगर सपोज मेरे पास एक एलिमेंट है, ये भी किसी की इमेज है सी, all the elements in set B are the images of some element of set A. So such kind of function are called onto function. Okay, this is important
टर्मिनोलॉजी ऑन टू, मतलब कि एक भी एलिमेंट सेट बी में ऐसा नहीं है कि किसी की इमेज ना हो। ओके, नाउ एक और इंपॉर्टेंट टाइप का फंक्शन है। सो हम ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ गए कि व्हाट इज अ फंक्शन। ओके, फिर हमने एक और स्पेशल टाइप का फंक्शन समझा, ऑन टू फंक्शन। अब सपोज इंस्टेड ऑफ इन दोनों का इमेज ए है, ऐसा नहीं है। एवरी एलिमेंट हैज अ डिस्टिंक्ट इमेज, 1 2 3 ए बी सी। ओके, सपोज एक ये है मेरे पास फंक्शन हियर, तो ये फंक्शन है, करेक्ट। ओके, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन इमेज इन सेट बी। ये सेट ए है और सेट बी है। ओके, और कोई भी एलिमेंट बी का छूटा हुआ नहीं है, ठीक है, तो ये ऑन टू है। ओके, और अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट every element of set A has a distinct image in set B. Such kind of functions are called one-to-one. This is another very useful terminology which we should know. Okay, so we have studied what is a function. Okay, ये possible है, लेकिन one element has two images. This is not possible for a function. सेकेंड थिंग, what do we mean by on to function? कुछ भी यहां पे एलिमेंट खाली नहीं हो, एंड इफ एवरी एलिमेंट इज मैप टू वन, देन इट इज कॉल्ड वन टू वन फंक्शन, वन टू वन मैपिंग। ओके, नाउ वी विल चेक कि हम कोई भी एक फंक्शन लेते हैं, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। हर फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा या ऐसा नहीं है, कुछ स्पेशल केसेस में एग्जिस्ट करेगा, कैसे करेगा। ओके, सो कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। नाउ आई एम टेकिंग अ फंक्शन। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जैसे जो हम लिखते हैं ना, y इज इक्वल टू कॉस थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें इसको एज अ सेट हम लिखे तो थीटा की जो जो वैल्यूज लेगा, दैट दोज एलिमेंट्स विल कम इन सेट ए, एंड वाई द वैल्यूज व्हिच द वाई विल गिव, दोज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, अगर हम सेट की टर्म्स में लिखें। अनदर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इज दैट सेट ए क्या क्या वैल्यूज थीटा ले सकता है, दैट इज द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। ओके, एंड वाई वैल्यूज थीटा रखने के बाद कौन कौन सी वैल्यू y देगा, दैट इज द रेंज ऑफ दैट फंक्शन। ओके, दिस इज अनदर टर्मिनोलॉजी विच इज इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग बैक टू दैट, लेट अस टेक वन फंक्शन। वन टू थ्री, ओके, ए बी सी, ये चार एलिमेंट्स ले लेते हैं। Now A has a image B. One is mapped to A. 2 is also mapped to A. 3 is mapped to B. Okay. Mapped to B. Right? This is a function. It satisfies the condition of a function. Right? When F is defined from set A to set B. F is a function, okay, when it is defined from set A to set B. Now let us check whether its inverse exists or not. मतलब कि अगर मैं एक मैपिंग लूं from set B to set A, F inverse, okay, वो फंक्शन है कि नहीं। Okay, let us check. I am taking another mapping G. This is defined from set B to set A. अब देखिए इसमें ये मेरा अब डोमेन बन गया, राइट, और ये इस पे मैप्ड है। मैं उल्टा ले दी इनवर्स, ए
मेरा फर्स्ट सेट है, ए का इमेज इज 1 and 2. दिस इज नॉट अलाउड, राइट? Every element of the first set has only one image in set B. So it is not possible that A can have two images. So f is a function when it is defined from set A to set B. But G, which is defined from set B to set A, is not a function. So G is not a function. For two reasons. First reason, A has two images in set A, right? And also C has no image. Every element should have an image. C has no image. Now, what kind of function should I take so that its inverse is also a function? Pause the video for 1 minute and think कि क्या कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी फंक्शन पर कि उसका इनवर्स भी एक फंक्शन हो. So carefully see this. Two elements can have one image, but one element cannot have two images in the other set. तो अगर आप कभी भी ऐसा लोगे फंक्शन when two elements are mapped to one, उसका इनवर्स हमेशा फंक्शन नहीं होगा. तो इसलिए हमें, और दूसरी कंडीशन क्या है कि कोई हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ इमेज होनी चाहिए. तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, किन फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स फंक्शन होगा. उसके लिए अगर 2 की इमेज ये नहीं होती, 2 is mapped to C, then so this is correct. Now if 2 is mapped to C, तभी ये फंक्शन है. 1 का A है, 2 का C, 3 का B, 4 का D. अब इसका इनवर्स लीजिए G, right? Then every element has only one image and all the elements have the image. So what is the condition which we require for the inverse to exist? The function, and ये कौन सा टाइप का फंक्शन बन गया, हमने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, 1 to 1 and on to. So this is very nice that what condition comes out for a function, for an inverse to exist. The if function is 1 1 and on to, then its inverse, only then its inverse will exist. So if function is 1 to 1 and on to, अब कोई भी आपके एग्जाम्पल ले लो जिसमें अगर 1 to 1 on to नहीं है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. And on to, then its inverse will exist. Okay, so this answers our second question. First of all, सारे relations में से which relations are functions? When every element has only one image in B, and okay, it cannot have more than one image. It is a function and all the elements have some image in B. For a function to have its inverse, then the function has to be 1 to 1 and on to. Then only its inverse will exist. Okay, so this is clear from here. Now, coming to our thing which we are wanted to understand. हम क्या समझना चाहते थे? Now let us take trigonometric functions. Okay? Trigonometric functions sin theta and cos theta. आपको पता है कि sin theta, what values theta can take? हम ऑलरेडी लास्ट के 3 लेक्चर्स में ये पढ़ चुके हैं. Theta can be any value from the set of real numbers, right? Now taking trigonometric functions. Y is equal to
cos theta. Okay, or y is equal to sin theta, you can take anything. So set A and set B. What is set A? Value which theta, the values which theta can take. It is a set of all real numbers. Okay. Once again, I can draw this unit circle for you all. Okay. So theta, this is point P. Okay, and this is theta. Theta can take all possible values from the set of real numbers, right? So these are all set of real numbers. And what values, while set B is what? After putting theta, so this is domain, okay, of cos theta. This is called range, okay, or images of cos theta. What values y will take? Minus 1 to 1. We have seen here. Cos theta can take minus 1 to 1, and sin theta again can take minus 1 to 1, right? What does that mean? That some values, it's a closed set of minus 1 to 1. So it means that many after 180 to 360 degree, it will repeat. So when theta will take the values from 0 to 360, 0 to 2 pi, the values will repeat. Again they will take the same values, minus 1 to 1. It means many elements will have, sorry, this is not possible. It means many elements will have same image, correct? Because after some time, after 2 pi, the values will repeat, right? Will have different values, but after some time they will repeat. Many elements will have, okay. Now, so this is what we know about trigonometric function. So from this, what we can conclude? If I take the inverse of this function, one element will have many images. Its inverse cannot exist, right? But we know that we study trigonometric inverse. So how is that possible? Pause and think for a while. For trigonometric function, they all are mapped to one image. When I take the inverse, that is not a function. So what should we do? Under what condition, or is there a way in which trigonometric inverse can exist? Yes. Okay, so let us plot this graph. Okay, this is x-axis, this is y-axis. Now, when this is 0, theta is 0, cos 0, 1, right? 1, 2, minus 1. Okay, you can plot for different values of theta. Cos 90, 0, 0, pi by 2, pi, cos pi is minus 1, 3 pi by 2, okay. Again, this will repeat. So, we will see from here that when we start from 0, for this, it has all these values, they are mapped here, right? Cos 90, 0, and then for these values, they are mapped here.
After pi, they start repeating, right? If I take from 0 to pi, this will have value -1 to 1. This is 1, this is -1. After pi, it will start have same values. Okay? So basically they will start repeating. For some of these angles, it will have the same values, same y. So what we can do, if and we know that for inverse to exist, the function has to be 1, 1 and on 2. It can have only one image. We have argued. Okay? Right? So what we can do, if I restrict the domain of cos theta from 0 to pi, or from pi to 2 pi, if I take only these values of theta, for these value of theta, y's, it will take only one value, right? So if I restrict the domain of theta from 0 to pi, then this function will have its inverse. The function becomes 1, 1 on 2. Similarly, from pi to 2 pi, so in all these restricted domains, the function cos theta, so in the restricted domain of 0 to pi, pi to 2 pi, okay, similarly it can take -pi to 0, okay, on the negative axis also. It becomes its inverse exists. So this is the condition that when trigonometric inverse can exist. Right? I hope this is clear. So this is the region, because then it will have only one and one unique image. Okay, so y is equal to cos theta, its inverse will exist, zero to, then theta takes value of theta in 0 to pi, and it can again take pi to 3 pi, but this is the first interval. This is called as principal values. Okay, this is the concept of principal values. So if we restrict the domain, then theta is equal to cos inverse pi will exist. So y we take from -1 to 1, and theta which we give, it will lie from 0 to pi. Or if we take only that interval, its inverse will exist. I hope this concept is very clear. It's very nice. Okay. So when we study motion in 2 and 3 dimensions, we will see that we have to find the inverse. For example, tan theta is something. Okay. We have to find the angles, the inverse of those values. Okay. And then you will require these concepts. Okay. So we can do one problem. For example, let us take one example. So we have addressed all the 3 questions which we asked in the beginning of this lecture. Okay. What is the function? Then when the inverse of function can exist, what is the condition? And then when the inverse of a trigonometric function can exist. So first problem, let us take, find the principal value of sine inverse minus half is equal to y. Okay, sine inverse minus half. So let this be equal to y sine. The most important thing is that you should know first what is the principal value, in which interval, what is the interval for that function. So for sine theta,
the principal value will lie from where to where? Sine theta is like this. Okay. This is x-axis, this is y-axis, 0, sine 0, 0, sine 91, this is sine pi, 3 pi by 2. We cannot take from 0 to pi because 0 to pi the values will repeat. So for sine theta the principal value will be from pi by 2, 3 pi by 2, but we should take the closest to origin. So basically it will be this is minus pi by 2, pi by 2 here. Okay. So the principal value will be minus pi by 2 to pi by 2. Then again you can take another interval, pi by 2 to 3 pi by 2, second interval. Okay, this is the principal value for sine theta. So sine inverse sine y is equal to minus half. Sine y is equal to minus half, half is 30 degree, right? Minus of sine pi by 6. 180 by 6, 30 degree. So y is equal to minus pi by 6. So you can find the value. You have to check whether that angle lies between minus pi by 2, pi by 2. Okay. So if it lies in this, then it will be the principal value of that function. Okay. Let us take one tan inverse function. So one has to wisely choose the angle, which angle you require. Similar thing we'll do when we do motion in 2 and 3 dimensions. Now here tan inverse minus root 3. Okay, you have to find the principal value. For tan inverse again, the principal value lies between minus pi by 2 to pi by 2. Okay, let this be equal to y. Tan y is equal to minus root 3. This will come for 60 degree, right? So tan y is equal to minus of tan pi by 3. So y is equal to minus pi by 3. Okay, it again lies between minus pi by 2 to pi by 2. So this will be the value for tan inverse minus root 3. But if I take cos inverse, okay, then so let us take cos inverse minus half. Okay, and already I have explained what is the principal value for cos theta from 0 to pi. Okay, the graph will start from here. The principal value lies between value for cos theta 0 to pi. Okay, so one has to be careful. Let this is be equal to y. Cos of y is equal to minus half. Okay, when does it have half value? Minus cos pi by 3. Right? But this angle, this value does not lie between. So what I can write? Cos of pi minus pi by 3. Okay. So y is equal to cos of pi minus theta is minus cos theta. Okay, one has to check it has all the whatever you are writing should be consistent. Minus cos theta is cos of pi minus theta. Okay. This is okay. So this all completes the basic concepts of trigonometry which I wanted to tell you all before moving towards the motion in 2 and 3 dimensions. Okay, and all these concepts will be very, if you understand, you can do most of the questions which are given in the books. Okay, okay.